हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो बेटा। आज की क्लास में हम अपने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। बट आज की क्लास पे जाने से पहले बेटा, जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी चीजें कर रही है, उन्हें एक जल्दी से क्विक रिविजन दे रहा हूं। बेटा, सबसे पहले मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन का मतलब है रूल, और ये जो रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसने एक बड़ी ही सिंपल सी बात कही थी कि सर, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो मेन पार्टीज है सिर्फ वही आपस में केस फाइल करेंगी। इसका मतलब एक थर्ड पार्टी ना ही मेन पार्टीज पे केस फाइल कर सकती है, ना मेन पार्टीज थर्ड किसी पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। मतलब थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट बेटा, देयर आर सम केसेस, देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क नहीं करता। इसका मतलब यह है कि इन फॉलोइंग केसेस में 6-7 पॉइंट्स में जो थर्ड पार्टी है, भले ही वो मेन पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, बिल्कुल थर्ड पार्टी अलग पार्टी है, लेकिन फिर भी वो मेन पार्टीज पे केस फाइल कर सकती है, या फिर जो मेन पार्टीज है वो किसी थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल है कि केस फाइल नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शन केसेस में थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है, या मेन पार्टी थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, 3 एक्सेप्शंस जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगता है। एक्सेप्शंस नंबर 1 था बेटा, इन केस ऑफ ट्रस्ट। इन केस ऑफ ट्रस्ट तो मैंने बताया ट्रस्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक होता है बेटा ट्रस्टर। ट्रस्टर जो है कुछ प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करता है टू द ट्रस्टी, जिसका बेनिफिट, जो प्रॉपर्टी है जिसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? बेनिफिशियरी को। 3 पार्टीज होती है, ट्रस्टर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ट्रस्टी को, और इस कंडीशन पे कि उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है ट्रस्टी आपको बेनिफिशियरी को देना है। राइट, मैंने आपको लास्ट क्लास एग्जांपल से समझाया था। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रस्टर और ट्रस्टी के बीच में है, बट स्टिल अगर बेनिफिशियरी को उसके बेनिफिट नहीं रिसीव होते तो वो ट्रस्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा, पॉइंट नंबर 2 था इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे भी थर्ड पार्टी मेन पार्टी पे केस फाइल कर सकती है, या वाइसा वर्सा। और लास्ट थर्ड पॉइंट था इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 टर्म निकल कर आई, मैंने आपको बताया था, एक होता है बेटा असाइनमेंट, एक होता है सक्सेशन। असाइनमेंट एंड सक्सेशन। बेटा, असाइनमेंट में आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेनिफिट या राइट्स ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी, बेनिफिट या राइट जा रहा है, असाइनमेंट। ऑन दी अदर हैंड सक्सेशन में आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेनिफिट या राइट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करते हैं। तो अगर सिर्फ बेनिफिट जा रहा है विदाउट लाइबिलिटी, दिस इज असाइनमेंट। अगर बेनिफिट अलोंग विद लाइबिलिटी जा रहा है, दिस इज सक्सेशन। हमारे कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट नंबर 3 है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था, जो पार्टी राइट को दे रही है, ट्रांसफर कर रही है, असाइनर, जिसको कर रही है असाइनी या नॉमिनी, और जिसके अगेंस्ट में हो रहा है उसे बोलते हैं ऑब्लिगो। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिगो। तो यहां पे हमने सिचुएशन देखी थी कि भाई, अगर आपने राइट को असाइन कर दिया तो जो असाइनी है, भले ही वो थर्ड पार्टी है, लेकिन वो ऑब्लिगो के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल कर सकता है। तीनों के तीनों एग्जाम्पल के साथ आपको बड़े आराम से प्रीवियस लेक्चर में समझाए थे। अगर बेटा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप प्रीवियस लेक्चर को आराम से दोबारा देखो। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा बेटा, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, जो भी आपको है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस 3 पॉइंट हमने डन कर लिए, 3 पॉइंट अभी बचे हैं। 3 पॉइंट कौन से डन कर लिए बेटा? कसम है बेटा, कसम, रिया की कसम। दोबारा से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बार बार बोलो। नंबर 1 सर, इन केस ऑफ ट्रस्ट। नंबर 1 इन केस ऑफ ट्रस्ट। नंबर 2 इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रस्ट के केस में, फैमिली सेटलमेंट मैरिज के केस में, और आपका असाइनमेंट के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके एक्सेप्शंस क्रिएट हो गए। राइट, अब आते हैं सर, अब आज की क्लास को चर्चा में लाते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, 3 आपने लिख लिया। जो पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 है, उसको बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से बेटा।
सर क्यों ध्यान से, मतलब सर ऐसा क्या है बेटा, क्योंकि ना दोनों पॉइंट्स ना थोड़ा रिजेंबलिंग है, मतलब लग के लगेगा आपको काफी रिजेंबल है, बट उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क ना काफी बच्चों को पता ही नहीं लग पाता कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसलिए उनकी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और जब ये केस स्टडी की फॉर्मेटिंग में क्वेश्चन आता है तो काफी बच्चे इसमें गलती करते थे। क्यों? क्योंकि वो इसका प्रोविजन यहां लिख कर आ जाएंगे, उस वाले का प्रोविजन उसमें लिख कर आ जाएंगे, मिक्सिंग कर देंगे, क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता दोनों में से क्या है। समझना बेटा, एक पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। और पॉइंट नंबर 5 है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। 2 पॉइंट है बेटा, एक है पॉइंट नंबर 4, एक है पॉइंट नंबर 5। 3 पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखे हैं, उसके आगे 3 पॉइंट बच रहे हैं, जिसमें से ये 2 पॉइंट ना आपको साथ साथ नोट करने हैं। ठीक है, मैं भी बताऊंगा, नोटिंग नहीं करनी, पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। पॉइंट नंबर 4 और 5 काफी ज्यादा रिजेंबलिंग है, इसलिए मैं साथ साथ करवाऊंगा ऑल्टरनेटिव। अगर आपको दोनों कंपैरिजन वाइज समझ आ गया, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 इज एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, दोनों का मतलब सेम है, अब ये होता क्या है मैं बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। अच्छा, अब एक चीज समझना, ये जो एजेंट वर्ड आया है आपको बेटा ये पता है, पता मतलब सर कैसे पता? बेटा देखो, अगर आपने मेरे साथ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो वहां पे लिखा था नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। वहां पे मैंने आपको बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था। अच्छा, आपने अगर वो लेक्चर देखा भी नहीं है और आप अकाउंट्स के महारत ही हो तो बेटा अकाउंट्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंसाइनमेंट, राइट? कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़े, कंसाइनर कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, गुड्स कंसाइन होते हैं, राइट? वही कॉन्सेप्ट है। दोनों में डिफरेंस है, मैं ना एग्जांपल दूंगा, बस एक एग्जांपल से दोनों में डिफरेंस कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मक्खन की तरह। बस आराम से 10 मिनट आपका पूरा फोकस मुझे आ चाहिए, समझना बेटा। पहले मैं 5th बता रहा हूं, 5th वाला समझ लोगे तो फिर 4th पे आएंगे। मैं बात करूं बेटा इसके एग्जाम्पल की, ठीक है? अब समझना, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। हु इज एन एजेंट? कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। बेटा समझो समझो, आपने कंसाइनमेंट पढ़ा है, मैं ज्यूम कर रहा हूं, थोड़ा सा नहीं पढ़ा तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा। यहां पे लेट्स अज्यूम ये है मिस्टर ए। ये जो मिस्टर ए है ये गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और ये जो है ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है? मिस्टर ए गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और मैन्युफैक्चर करके दिल्ली में सेल करते हैं। अब आज के दिन ये चाहते हैं बेटा कि मेरा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे एक्सपैंड करे, मतलब मेरे जो प्रोडक्शन में इतना दम है, इतनी क्वालिटी है, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी, तो मैं सिर्फ दिल्ली तक ही क्यों रिस्ट्रिक्ट रहा हूं? मैं अपने रेंज को जो सेल्स है उसे इंक्रीज करूंगा, अलग अलग स्टेट में जाऊंगा, स्टेट को कैप्चर करके कंट्री पकड़ लूंगा, जब कंट्री कैप्चर कर लूंगा तो अलग अलग कंट्रीज में जाऊंगा, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करूंगा। भाई करना है उसका मन है तो उसने एक काम करता हूं, दिल्ली में तो मैं मैन्युफैक्चर करके सेल कर ही रहा हूं, मैं चाहता हूं मुंबई में भी सेल हो, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग और दिल्ली में सेल के पूरे प्रोसीजर में इतना ऑक्यूपाइड, इतना बिजी रहता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है मुंबई, पटना, यूपी, इधर उधर हर जगह पे जाके सेल करो। क्या है मेरे लिए पॉसिबल है दिल्ली की सेल्स भी मैं संभालूं और मल्टीपल सेल्स भी मैं संभालूं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो मिस्टर ए जो है दिल्ली के बेटा, वो ना एक पर्सन को पकड़ते हैं मुंबई के, एक पर्सन को पकड़ते क्या? मुंबई के। ये है मिस्टर बी और ये मिस्टर बी कहां गया बेटा? ये है मुंबई के। अब समझना हुआ क्या? मिस्टर ए दिल्ली के बोलते हैं मिस्टर बी मुंबई को कि यार एक काम करो, मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करता हूं, दिल्ली में सेल करता हूं, बट मैं चाहता हूं कि मैं नेशनल लेवल पे अलग अलग स्टेट में सेल करूं, तो आप मेरे बिहाफ पे मैं आपको गुड्स भेजूंगा और आप मेरे बिहाफ पे उन्हें आगे फर्दर सेल कर देना। क्या कर देना? सेल कर देना। बेटा कंसाइनर ऐसे पढ़ते हो, ये कौन होता है? इसे बोलते हैं कंसाइनर। ये कौन होता है? इसे बोलते हैं कंसाइनी। और कंसाइनी जो है वो कंसाइनर के बिहाफ पे आगे कस्टमर्स को सेल करते हैं। यही होता है बेटा। बेटा जितना हमने पढ़ा मेरे हिसाब से अकाउंट्स में यही होता है, ठीक है? मिस्टर ए कंसाइनर है, ये क्या करते हैं बेटा? ये गुड्स सेंड करते हैं ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड करते हैं ऑन कंसाइनमेंट, और ये जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट करता है बी को,
तो बी जो है वो मिस्टर ए के बिहाफ पे आगे कस्टमर को सेल करता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बी बेटा वो मिस्टर ए के बिहाफ पे काम करते हैं। बेटा मिस्टर ए को बोलते हैं प्रिंसिपल, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल। सिर्फ स्कूल वाला नहीं बेटा, स्कूल वाला नहीं, प्रिंसिपल। और मिस्टर बी जो है यहां पे इसे बोलते हैं एजेंट। और इनके बीच में जो फॉर्म है ना, ए और बी के बीच में, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। या आप अभी नहीं पढ़ोगे, जब सीए इंटर में चले जाओगे ना बेटा, वहां पे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अभी हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस मैंने आपको ये चीज बता दी। ये होता है बेटा एजेंट। बेसिकली क्या है, मैंने एक एजेंट अपॉइंट करा। एजेंट का काम ये है कि वो मेरे बिहाफ पे एक्ट करे। जब भी मैं काम मैं एब्सेंट हूं, जो भी मेरा एजेंट काम कर रहा है ना, जितना मैंने उसे बोला है, तो ऐसे ट्रीट होगा, कर वो रहा है लेकिन ऐसे ट्रीट होगा जैसे मैंने करा है। और सेल कर रहा है, मतलब टेक्निकली ए ने बोला है बी को भाई मेरे बिहाफ पे सेल कर। अब सेल बी कर रहा है, लेकिन टेक्निकली एज पर लॉ उस सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ए रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किसका? बी का नहीं, ए का। अरे अगर लॉस हुआ तो बी का या ए का? अरे सर प्रॉफिट ए का तो लॉस भी ए का। जो एक्सपेंसेस जाएंगे वो भी ए के। मतलब बस सेल कर तो वैसे टेक्निकली एजेंट रहा है, लेकिन ये किसके बिहाफ पे करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो एजेंट जितने भी एक्ट करेगा, उन सारे एक्ट के लिए जो बाइंड रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? प्रिंसिपल। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है? अभी सर ये क्या आया आप समझो, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो। अब समझो, ठीक है? क्या हुआ? ए है प्रिंसिपल दिल्ली का, ये गुड सेंड करता है किसको? कंसाइनमेंट पे, बी को, एजेंट को। अब यहां पे ना मुंबई में, अब जो कस्टमर है, देखो कस्टमर गुड्स लेने आया। अब यार अब उसे लेना देना है कि गुड्स कौन बना रहा है, कौन प्रिंसिपल है, कौन एजेंट है? भाई कस्टमर बेस पे जो मुंबई का कस्टमर होगा, वो कस्टमर तो गुड्स किससे खरीद रहा है? बेटा वो कस्टमर गुड्स खरीद रहा है बी से, मुंबई के। क्या उसे पता है ए उसे गुड्स सेंड करता है फिर वो मेरे को देता है? अरे उसे कोई लेना देना नहीं है। बी गुड्स कहीं से भी ला रहा है, कस्टमर तो भैया बी को जानता है। मैं बी से परचेज करता हूं, बी मेरे को सेल करता है। अब बी आगे किससे, कौन प्रिंसिपल है, किससे लेता है, उसे नहीं लेना देना। तो बेटा यहां पे लेट्स अज्यूम कस्टमर जो है वो हमें कस्टमर लेता है, ये है मिस्टर एक्स, ठीक है? समझना बड़ा। अब यहां पे हुआ क्या, मिस्टर बी ने मिस्टर एक्स को गुड सेल करे, तो बी से एक्स पे गुड्स आ गए। अब जब पेमेंट करने की बारी है तो बेटा एक्स को बदले में क्या करना है? प्राइस की पेमेंट करनी है। अरे यस और नो? अरे सर यस और नो? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे बेटा बी जो है वो गुड्स देगा, ए के बिहाफ पे दे रहा है, किसके बिहाफ? छोड़ो ना, एक्स को क्या लेना देना? एक्स ने उससे गुड्स लिए और जब पेमेंट करने की बारी है ना बेटा, तो पेमेंट नहीं करा। जब पेमेंट करने की बारी है तो पेमेंट नहीं करा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मिस्टर बी के पास एक्स को लीगल सूट करने का राइट है? मिस्टर बी के पास। सर कैसे? समझ लो हुआ क्या है, मैंने आपको, बी ने एक्स को गुड्स दे दिए, सेल कर दिए। जब पैसे रिसीव करने की बारी आई तो बी को पैसे रिसीव नहीं हुए। अबे भाई अगर बी को पैसे रिसीव नहीं हुए तो भैया दिक्कत हो गई ना। क्या बी कोर्ट पे जाके केस फाइल कर सकता है इसके अगेंस्ट? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। सर क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा यहां पे जो गुड सेल हुए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में बना है? बी के और एक्स के। तो बी और एक्स तो मेन पार्टीज है, और मेन पार्टीज तो आपस में केस फाइल कर ही सकती है। अरे इसमें कुछ नया है क्या? नहीं सर, कॉन्सेप्ट आप समझो। कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। यहां पे बी और एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, मेन पार्टीज बी और एक्स है। लेकिन सर जो बी है वो एजेंट है, और उस एजेंट का प्रिंसिपल कौन है? ए। अरे हाँ है ना? ये सर बेटा प्रोविजन बस इतनी सी बात कर रहा है। देखो बी को लीगल एक्शन लेने का तो राइट है ही है, क्योंकि इनके बीच में तो बना है कॉन्ट्रैक्ट। ये तो भैया हो गया मेन पार्टीज। अब यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे ए का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं दिया एक्स ने, तो बेटा ए के पास राइट है कि वो एक्स को, भले क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखिए थर्ड पार्टी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो कौन एंटर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ एजेंट कस्टमर के साथ।
ऑल्दो ये थर्ड पार्टी है, यहां पे इसके पास पूरा राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है। क्या फाइल कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट मिस्टर एक्स, अगेंस्ट मिस्टर एक्स। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बस यही पॉइंट कहता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एन एजेंट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपका एजेंट एंटर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? एजेंट और वो कस्टमर। एजेंट और कस्टमर कौन हो गए? मेन पार्टीज। आपस में केस फाइल करेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रिंसिपल चाहे तो भैया वहां पे केस फाइल कर सकता है, या वो चाहे तो प्रिंसिपल के केस फाइल कर सकता है। मान लो इसने पेमेंट ऑफ प्राइस कर दी, अब एजेंट गुड्स दे नहीं रहा, ये गुड्स दे तो रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ दिक्कत दे रहा है, तो भैया एक्स चाहे तो सीधा पहले एजेंट पे फाइल कर सकता हूं, तो मेन पार्टी है। लेकिन अगर एक्स चाहे तो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे भी सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि एजेंट के एक्ट के लिए एट लास्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रिंसिपल। क्योंकि जो एजेंट एक्ट करता है उसके लिए बाइंड कौन हो जाता है? प्रिंसिपल। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू इन एन एजेंट। ये बस इतनी सी बात कर रहा है कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ तो मेन पार्टीज वैसे एजेंट और वो कस्टमर रहेंगे। बट अगर यहां पे कोई भी किसी के भी एंड पे प्रॉब्लम आई तो जो कस्टमर है वो प्रिंसिपल को सूट फाइल कर सकता है, ऑल्दो प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। या फिर प्रिंसिपल जो है वो कस्टमर पे सूट फाइल कर सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। अब एक बार जल्दी से इसे रीड कर रहे हैं बेटा, क्या बोल रहा है? द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट। भले ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है बाय एजेंट, लेकिन प्रिंसिपल के पास पूरा राइट है उसे एनफोर्स करवाने का। मतलब अगर पैसे वसूल नहीं हो रहे तो भले कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने बनाया था, लेकिन पैसे वसूलने के लिए प्रिंसिपल भी लीगल एक्शन ले सकता है। अरे प्रिंसिपल भी लीगल एक्शन ले सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बेटा बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, ऐसे ही याद होगा। वेयर द एजेंट एक्टेड विद इन, बस याद ये रखना, वेयर द एजेंट एक्टेड विद इन स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। बेटा स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी का मतलब है आपने एजेंट्स को पावर दी है, वो उस पावर के अंडर कोई एक्ट कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास राइट आता है। मतलब समझो यार, एक बात बताओ, अगर मैंने मिस्टर एक्स को बोला भैया सेल कर देना इस मार्कर को, मैंने अपने एजेंट को बोला इस मार्कर को सेल करोगे, अब मैंने उसे पावर क्या दिया इस मार्कर को सेल करने की, इस वाले को, इस ब्लू वाले को, ये उसकी पावर है। मैंने बोला भाई ब्लू मार्कर साले तू सेल करेगा। अब यार वो जब तक ब्लू मार्कर सेल कर रहा है उससे जो भी प्रॉफिट होगा भले एजेंट कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन? प्रिंसिपल। ब्लू मार्कर सेल करने से जो भी लॉस होगा भले सेल एजेंट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन? प्रिंसिपल। मतलब एजेंट जब भी अपनी अथॉरिटी के अंदर कोई भी एक्ट करेगा तो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रिंसिपल। लेकिन अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कोई एक्ट करता है, एक्सीड मतलब मैंने दिया था ये बेचना है, उसने कुछ और ही कर दिया, वो भैया कोई और ही काम करने लग गया, उसने बोला मैं तो एजेंट हूं भाई, मैं तो फंसूंगा ही नहीं, जो भी लॉस होगा इसको पढ़ा दूंगा। अगर एजेंट बेटा अपनी अथॉरिटी से एक्सेस बढ़कर काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। प्रिंसिपल तो क्या, मैंने तो बोला ही नहीं था तुझे करने को, मैंने तो उसको सेल करने बोला था, तू क्या कर रहा था? तू रिस्पॉन्सिबल है भैया। तो यहां पे बात याद रखना, प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। अपने स्कोप पे काम कर रहा है एंड द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, किसके नाम पे काम कर रहा है? प्रिंसिपल के नाम पे। अब भले ही प्रिंसिपल मेन पार्टीज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, बट वो लीगल एक्शन लेने का राइट रखती है 110%। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? क्या आपको पॉइंट नंबर 5 पे एग्जांपल समझ आया? अगर समझ आया तो आप पॉइंट नंबर 5 नोट कर सकते हैं, इसका एग्जांपल नोट कर सकते हैं, और फिर मैं पॉइंट नंबर 4 पे जाऊंगा। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी से। ठीक है, 4 पॉइंट अभी तक हमने डन कर लिए। नंबर 1 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन देख रहे हैं। नंबर 1 इन केस ऑफ ट्रस्ट। नंबर 2 फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4 अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है थ्रू एन एजेंट, प्रिंसिपल डायरेक्टली नहीं है, एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, तो भले ही मेन पार्टी नहीं है फिर भी लीगल एक्शन लेने का राइट है, और थर्ड पार्टी को उसमें केस फाइल कर सकती है। कंडीशन याद रखेंगे, एजेंट एक्टेड इन हिज अथॉरिटी, एजेंट एक्टेड इन हिज अथॉरिटी। दिस इज पॉइंट नंबर 5। और अगर आपको ये समझ आया
तो आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा, मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा आपको। समझना बेटा, समझना बेटा। यहां पे मिस्टर ए है, एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका। पहले एग्जाम्पल समझो, फिर अपने आप ऊपर की जो बातें हैं वो अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल देखो, यहां पे है मिस्टर ए। बेटा जो मिस्टर ए है उन्हें एक लोन चाहिए ₹10 लाख का। अब बेटा 10 लाख जो है वो बड़ी ह्यूज अमाउंट है। अब 10 लाख जो है ना, वो ऐसे कोई तो दे नहीं देगा भैया, बड़ी अमाउंट है, ऐसे हलवा तो है नहीं, हलवा बट रहा है जो कहीं से भी ले लो। अब मिस्टर ए लोन की तलाश में घूम रहे भैया, लेकिन बेटा जो मिस्टर ए की जो गुडविल है ना मार्केट में, वो बढ़िया नहीं है। मतलब कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है कि ऐसे, मतलब आपको पता होगा ना, लोन लेने के लिए बेटा सिविल स्कोर, सिविल होना चाहिए आपका अच्छा। जब बैंक भी आपको लोन देता है वो चेक करता है आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स कैसे है, भाई कभी लोन लिया है क्या, अगर लिया है तो उसमें डिफॉल्ट करा है तो लोन देगा कोई, आपको नहीं देगा ऑब्वियसली। इंटरेस्ट नहीं पे करा आपने, पंगे डाले हुए, रो रो के बैंक वाले हाथ जोड़ रहे, बेटा लोन दे दे हमारा वापस, हमारे पैसे हम वापस मांग रहे, वो नहीं दे रहा। अगर आपका सिविल खराब है बेटा, कोई लोन नहीं देगा। ऐसे मार्केट में ना मिस्टर एक ही गुडविल नहीं है। अब जब गुडविल नहीं है तो क्या उसे 10 लाख का कोई लोन दे देगा राह चलता बंदा? नहीं देगा सर। वो तो गुडविल देखेगा ना भाई, बंदे का नाम है। अब आज के दिन मान लो भाई अंबानी जी जो है वो लोन लेने जाए किसी बैंक से, क्या लगता है आपको कोई बैंक उन्हें मना करेगा? क्या कोई बैंक उन्हें मना करेगा बेटा? अरे कोई बैंक नहीं मना करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा बैंक को पता है भैया लोन किसको दे रहे, देख तो लो, इंडिया के टॉप रिचेस्ट मैन में से एक है भाई साहब, मिनट में पूरा बैंक खरीद लेगा। कैसे मना कर सकते हो? अडानी जी अगर कोई लोन लेना है, कोई मना कर सकता है बेटा? क्योंकि वहां पे उनके नाम की गुडविल है। जब गुडविल क्रिएट हो जाती तो आप लोन उसे नहीं दे रहे, लोन उस गुडविल को दे रहे हो कि भैया 10 लाख रुपए तो ऐसे दे देगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए के साथ वो गुडविल वाला सीन है। अब देखो यहां पे मिस्टर ए जो है ना, उसका एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। पता है कौन है बेस्ट फ्रेंड? मिस्टर बी। अब मिस्टर बी के पास लोन देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है अभी, भाई अपने खर्चे भाई के। लेकिन भाई साहब इसकी जो मार्केट में गुडविल है ना, वो कतई कैंट है। कैंट मतलब समझते हो ना बेटा, एक नंबर। भाई साहब बंदे ने बी का नाम लेते 10 लाख 30-40 लाख के लोन है वही दे देते लोग, सोचते नहीं है एक बार भी। ऐसे बी की गुडविल है मार्केट में बड़ी तगड़ी। तो ये ए, इसे लोन चाहिए 10 लाख का, बी के पास क्या भैया, बी के पास तो था नहीं, बी ने का पैसे है नहीं, लेकिन इसकी मार्केट में गुडविल अच्छी। ये दोनों कौन है? ये दोनों है बेस्ट फ्रेंड्स। आपको पता है बेटा बेस्ट फ्रेंड्स वो है। अब एक चीज करेंगे, समझना, मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों साथ में यहां पे जाते हैं और ये जाते हैं बेटा मिस्टर एक्स के पास। किसके पास? मिस्टर एक्स के पास। और मिस्टर एक्स से ये 10 लाख का लोन लेते हैं। बस समझना, अब देखो ये लोन दे रहा है तो ये कौन हो गया बेटा? ये हो गया लेंडर, क्योंकि उधार दे रहा है ना, लेंडर बोलो या क्रेडिटर बोलो। ये लोन ले रहा है तो ये कौन हो गया? बोरोवर बोलो या डेटर बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लोन लेने जब गए ना, अब देखो ए अकेला गया, इन्हें कहा मिस्टर एक्स मुझे 10 लाख का लोन दे दो। मिस्टर एक्स ने पागल है क्या? अबे शक्ल देखी, कौन है तू, कौन जानता है तेरे को, मैं नहीं तेरा भाई। मिस्टर ए को ये बात पता थी अगर मैं अकेले गया तो दिक्कत होगी। उसने पता है क्या करा? उसने बी का हाथ पकड़ा, बी को बोला भाई तू चुप रही हो। बस ए ने बी का हाथ पकड़ा और कहा भाई तू चुप रही हो, जो मैं बोल रहा हूं बस तू चुप रही हो, ना हाँ बोलियो ना बोली, शांति, हाथ ऐसे रख के बस सुनता रही हो आते। बी कह रहा भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे लोन तो दे नहीं सकता, बट मैं तेरे लिए चुप तो रह सकता हूं। इन्हें कहा बहुत बड़ी बात, भाई लेके आया। ए जो है बी को लेके ऐसे बात करके लेके जाता है एक्स के पास। एक्स के सामने मिस्टर ए ऐसी स्टेटमेंट देता है, सुनना ध्यान से, एक्स के सामने मिस्टर ए ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर बी प्रिंसिपल है
और मिस्टर ए एजेंट है। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब मिस्टर ए ने एक्स के सामने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे ये लग रहा है कि लोन मांग तो ए रहा है, लेकिन एजेंट के एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रिंसिपल। इसका मतलब ए कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि यार मेरे को ना 10 लाख का लोन दे दो आप, और कोई टेंशन ही नहीं है, मेरा प्रिंसिपल अभी कोई भी टेंशन नहीं, ये संभाल लेगा, इसके पास आ जाना। ऐसा करके स्टेटमेंट दे दी मिस्टर ए ने, ऐसा करके क्या दे दी? स्टेटमेंट दे दी। और उस टाइम स्टेटमेंट दी विच इज नॉट ट्रू। अरे क्या ये दोनों प्रिंसिपल एजेंट है? बेटा ये तो बेस्ट फ्रेंड है ना, मतलब ये झूठ बोल रहा है, गलत कर, मैं ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसा कंडक्ट दे रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल एजेंट है, बट एक्चुअल में ये प्रिंसिपल एजेंट नहीं है। और जिस टाइम ये रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा था उस टाइम पे इस बंदे ने क्या मेंटेन करा है बेटा? साइलेंस मेंटेन करा है रे। क्या मेंटेन करा है? साइलेंस मेंटेन करा, चुपचाप खड़ा है। कह रहा अच्छा, ए कह रहा भैया आप 10 लाख का लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल बोल रहा बी देखो गुडविल है भाई के नाम पे 50 लाख का, तो उन्होंने ऐसे दे देते। मिस्टर एक्स के सामने ही बोल रहा है और बी सामने खड़ा है, बी सुन रहा है बस चुपचाप, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। अगर भाई बी वहां पे डिसएग्री कर दे, भाई मेरा एजेंट नहीं है ये बस मुझे लेकर आया है, अगर इसने लोन में डिफॉल्ट करा ना इसी से लेना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अगर मना कर दिया तब तो भाई मिस्टर एक्स क्यों लोन देगा? समझ लो ना। ए जो है एक ऐसी स्टेटमेंट और कंडक्ट दे रहा है जिससे ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो प्रिंसिपल एजेंट है, लेकिन एक्चुअल में ए और बी प्रिंसिपल एजेंट नहीं है। और उस टाइम पे जिस टाइम पे स्टेटमेंट जा रही है, मिस्टर बी क्या मेंटेन करके बैठा है? साइलेंस। क्या मेंटेन करके? चुप है एकदम। बेटा इस सिनेरियो को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज एस्टॉपल। ये नाम आप हर यूनिट में पढ़ने वाले हो। इसके बाद अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे। बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एस्टॉपल का, सेल बाय एस्टॉपल, ठीक है। इसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में आप टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, पार्टनर बाय एस्टॉपल, हर जगह याद करना है। टेक्निकली एस्टॉपल मतलब होता क्या, मैं समझा दूं। एस्टॉपल या एक्नॉलेजमेंट मतलब, एस्टॉपल या एक्नॉलेजमेंट करने का मतलब होता है कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट और कंडक्ट दे रहे हो जिससे कुछ प्रूव हो रहा है, बट एक्चुअल में वो चीज नहीं है। और जिस टाइम आप ये स्टेटमेंट कंडक्ट दे रहे हो, जो पर्सन है, अदर पर्सन, वो साइलेंस मेंटेन करके बैठा है। दिस इज नोन एज एस्टॉपल और एक्नॉलेजमेंट, एस्टॉपल और एक्नॉलेजमेंट। तो अब यहां से कनेक्ट करता हूं, यहां ही क्या बोल रहा है? यहां ही बोल रहा है एक व्यक्ति को लोन चाहिए और वहां पे उसने क्या कर दिया? उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी, एक्नॉलेजमेंट कर दी, विच इज ऑल्सो नोन एज एस्टॉपल, कि आप मुझे लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ तो मेरे कौन है? प्रिंसिपल। मतलब इसने स्टेटमेंट से ये एक्नॉलेज करा कि ये एजेंट एंड प्रिंसिपल है, बट ये एक्चुअल में एजेंट एंड प्रिंसिपल नहीं है। और जब ये एक्नॉलेजमेंट दे रहा था ए एक्स को, उस टाइम पे बी क्या मेंटेन करके बैठा बेटा? साइलेंस। तो बस मुझे इतना सा बता दो, अगर कल के दिन मिस्टर ए यानी बोरोवर ने इस 10 लाख के लोन पे किसी भी तरह का डिफॉल्ट करा, तो बेटा डिफॉल्ट के केस में क्या एक्स मिस्टर बी से जो लोन 10 लाख प्लस जो भी टर्म्स होगी इंटरेस्ट वगैरह की, क्या वो मिस्टर बी से ये चीज रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस। सर कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ है ना सर, ए और एक्स का। सर बी का क्या लेना देना? बेटा बी का लेना देना ये है कि जब एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल हो रही थी, भैया काहे आए थे, काहे साइलेंस मेंटेन करके बैठे थे? आप समझ लो ना मेरी बात। ये वहां पे खड़ा है, सामने दिख रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर भी साइलेंस मेंटेन करके बैठा है। क्यों बैठा? अब तू भी फंसेगा भैया। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल जा रही है कि आप प्रिंसिपल एजेंट हो, बट एक्चुअल में आप प्रिंसिपल एजेंट नहीं हो, और उस टाइम पे आप साइलेंस मेंटेन करके बैठे हो, तो इवन आप कॉन्ट्रैक्ट में मेन पार्टी नहीं हो, थर्ड पार्टी हो, बट स्टिल अगर ये पेमेंट देने से डिफॉल्ट करेगा, तो यहां पे एक्स के पास पूरा राइट है कि वो पैसे किससे रिकवर करे? मिस्टर
बी से, क्योंकि इसकी नजर में ये एजेंट है और इसकी नजर में ये प्रिंसिपल है, और एजेंट के एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? प्रिंसिपल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। एक बार रीड कराओ क्या समझो। वेयर द प्रोमिसर कौन है बेटा? मिस्टर ए acknowledges himself as an agent to the third party। बेटा व्हाट acknowledges himself। ए और बी एक्चुअल में प्रिंसिपल एजेंट नहीं है, लेकिन ए एक्स के सामने ऐसा अक्नॉलेज कर रहा है कि मैं एजेंट हूं और बी भैया मेरे प्रिंसिपल है। अक्नॉलेज कर रहा है, दिस इज नॉट ट्रू, बट ऐसा अक्नॉलेज कर रहा है। इट वुड रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? बी। तो भैया अगर आप एक्नॉलेज करो कि आप एजेंट हो, ये प्रिंसिपल है किसी थर्ड पार्टी के सामने, तो उसके बाद ये बंदा भी लपेटा जाएगा, भले ही थर्ड पार्टी है, इसको भी लपेटा जाएगा। ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। और एस्टॉपल एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है? आप स्टेटमेंट और कंडक्ट दे रहे हो कि ऐसा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उस टाइम पे बंदा साइलेंस बैठा है, साइलेंस मेंटेन करके, इसे बोलते हैं एस्टॉपल, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्नॉलेजमेंट। अगर आप दोनों में डिफरेंस समझो ना बेटा, दोनों में एजेंट प्रिंसिपल है, बट पॉइंट नंबर 5 में मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक्चुअल में प्रिंसिपल एजेंट थे। अरे क्या थे? एक्चुअल में प्रिंसिपल एजेंट थे, और एजेंट के एक्चुअली तो प्रिंसिपल बाइंड होता है ना, तो बाइंड है। लेकिन मिस्टर पॉइंट नंबर 4 में, जो पॉइंट नंबर 4 है, विच इज एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, ए और बी एक्चुअल में कभी प्रिंसिपल एजेंट नहीं थे, कभी थे ही नहीं, बट क्योंकि उन्होंने एस्टॉपल या एक्नॉलेजमेंट से प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप सामने रख दिया, तो अब वो मुकर नहीं सकते। एस्टॉपल से भैया बता दिया ना ऐसा, तो भले अब ये झूठ था, लेकिन एक्स के लिए आप हमेशा एजेंट रहोगे और इसके लिए प्रिंसिपल, आप बाइंड हो जाओगे। यहां पे आप एक्चुअल में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप थे, यहां पे थे नहीं, बट आपने ऐसा रिप्रेजेंट करवाया कि है, और उस टाइम पे ये बंदा भी क्या रहा? साइलेंस मेंटेन करके रहा। तो बेटा इसे बोलता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। और इस केस में थर्ड पार्टी पे देख रहे हो, मेन पार्टी डिफॉल्ट के केस में सीधा थर्ड पार्टी पे शूट फाइल करेगी रिकवरी का, और जनरली हमने देखा था थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो दिस इज दी एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हिसाब से आपको दोनों एग्जाम्पल समझ आए, मेरे हिसाब से आपको दोनों एक्सप्लेनेशन समझ आए। टोटल मिला के 6 पॉइंट, जिसमें से 5 डन कर लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शन नंबर 1 इन केस ऑफ ट्रस्ट। इन केस ऑफ ट्रस्ट 3 पार्टी होती है, ट्रस्टर, उसके बाद ट्रस्टी और उसका बेनिफिट बेनिफिशियरी। नंबर 2 इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बेटा बार बार साथ साथ बोलना है, अभी लर्न करना है अपने को, अभी यहीं पे। पॉइंट नंबर 3 इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 चीजें होती है, असाइनमेंट, सक्सेशन। असाइनमेंट में बेनिफिट या राइट ट्रांसफर विदाउट एनी लाइबिलिटी। सच सक्सेशन में बेनिफिट ट्रांसफर, राइट ट्रांसफर होते हैं अलोंग विद द लाइबिलिटी। असाइनमेंट में जो ट्रांसफर कर रहा है असाइनर, जिसको कर रहा है असाइनी नॉमिनी, और किसके अगेंस्ट में? ऑब्लिगो के अगेंस्ट में, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 4 और 5 साथ साथ। पॉइंट नंबर 4 में एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। पॉइंट नंबर 5 में कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। पॉइंट नंबर 5 में एक्चुअल एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, और एजेंट कोई भी काम करेगा, भले मेन पार्टी एजेंट कस्टमर है, बट प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो केस फाइल भी कर सकता है, उस पर केस फाइल हो भी सकता है। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल का मतलब क्या है कि आपने स्टेटमेंट और कंडक्ट से अपने आप को प्रिंसिपल एजेंट बनाया, लेकिन आप एक्चुअल में प्रिंसिपल एजेंट नहीं थे, और उस टाइम पे वो बंदा साइलेंस मेंटेन करके बैठा है, तो उस केस में उसको भी लपेटेंगे, भाई भैया था या नहीं था, फर्क नहीं पड़ता। 5 पॉइंट दोबारा से, ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट एंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट, फिर 4 और 5 आमने सामने रख रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एन एजेंट। मेरे हिसाब से बेटा दोनों पॉइंट्स एकदम मक्खन क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट है आप ऑन द स्पॉट बता सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, कोवेनेंट ऑन लैंड, जल्दी से उसका एग्जांपल देखते हैं, खत्म करेंगे, केस स्टडी आती रहती है, तो जल्दी से पहले नोट करो इसे फटाफट। हाँ जी बेटा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 5 एक्सेप्शन हमने डन कर लिए बेटा। लास्ट पॉइंट नंबर 6 जो लास्ट एक्सेप्शन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और 6th एक्सेप्शन जो अवेलेबल है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज कोवेनेंट ऑन लैंड। 6th एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इन केस ऑफ कोवेनेंट ऑन लैंड। अब इस पे जाने से पहले थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अभी तक 5 एक्सेप्शन एकदम क्लियर होंगे। नंबर 1 बेटा इन केस ऑफ ट्रस्ट,
नंबर 2 इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट मैरिज, नंबर 3 इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 2 ऐसे याद करना, एक में एक्चुअल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है और एक में प्रिंसिपल रिलेशनशिप एजेंट है नहीं बट आप शो कर रहे हो, दैट इज एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज कोवेनेंट ऑन लैंड। और इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। पहले आप वर्ड पे जाओ बेटा, वर्ड है कोवेनेंट ऑन लैंड, वर्ड है कोवेनेंट ऑन लैंड। अच्छा, एक लैंड वर्ड तो आपको क्लियर है, लैंड मतलब सब समझते हो। जो दिक्कत आपको दे रहा है बेटा, जो वर्ड आपको प्रॉब्लम दे रहा है दैट इज कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? कोवेनेंट का मतलब होता है बेटा कोई भी टर्म्स लगाना या फिर ड्यूटीज या फिर ऑब्लिगेशंस लगाना। कोवेनेंट का मतलब होता है आप टर्म्स लगा रहे हो, ड्यूटीज लगा रहे हो, ऑब्लिगेशन लगा रहे हो सामने वाले पर्सन पे। और ये जो कोवेनेंट है, मतलब ये जो टर्म्स है, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन है, ये किस पे लग रही है? लैंड पे लग रही है। किस पे लग रही है? लैंड पे। कोवेनेंट ऑन लैंड। एग्जांपल समझेंगे, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, क्लियर नहीं होगा। सर कोवेनेंट ऑन लैंड का मतलब है टर्म्स लगाना, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस लगाना। अभी कैसे कैसे अप्लाई होगा, कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन क्रिएट होगा, बड़े आराम से समझने की कोशिश करना बेटा। बेटा मान लीजिए इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक फार्मर है, मस्त करके एक फार्मर है, इनका नाम है मिस्टर ए। और मिस्टर ए के पास एक बहुत बड़ा लैंड है जिसपे वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। अब आज के दिन मिस्टर ए जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे एजेड हो चुके हैं, बीमारियां है, तो अब वो अपना एग्रीकल्चर वाला काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। भाई उनकी एज हो चुकी है, अब उनका काम है बस बैठ के आराम से रेस्ट करना। बेटा उनका एक बच्चा है, एक लड़का है जो बाहर गया वो पढ़ाई करने के लिए। सीधी सी बात, अब बच्चे को तो देंगे भाई, वो पढ़ाई कर रहा है तो उसे थोड़ी दे देंगे भैया आजा गाँव में खेती कर आराम से। उसे पढ़ाई करने दे रहे हैं, अपनी एज हो चुकी है, खुद कर नहीं सकते। तो आज उन्होंने डिसाइड करा, किसने? फार्मर ने, मिस्टर ए ने, जिनके पास लैंड था, जो ओनर ऑफ द लैंड है। ये कौन है? लैंड के ओनर है। आज उन्होंने डिसाइड करा कि ये लैंड जो है मैं सेल कर दूंगा एक अनदर पर्सन, दैट इज मिस्टर बी को। कोई दिक्कत? बेटा यहां पे कोई दिक्कत है? सेल का मतलब क्या है? आप जो लैंड की ओनरशिप है वो किसको दे रहे हो? बी को। नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है सर। ए एक फार्मर है, उनके पास लैंड है, लैंड में एग्रीकल्चर करे थे, अब वो नहीं कर सकते तो उन्होंने वो लैंड जो है अब मिस्टर बी को सेल कर दिया फॉर ₹50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, एनी अमाउंट। ठीक है। अब पंगा ये है कि जब उन्होंने ये लैंड सेल करा, ये लैंड जब सेल हो रहा है तो उन्होंने इस लैंड पे एक कोवेनेंट लगा दी। बेटा कोवेनेंट का मतलब क्या है? एक टर्म लगा दी, एक ऑब्लिगेशन लगा दी लैंड के ऊपर। किसने? मिस्टर ए, ओनर ऑफ द लैंड जो है, उन्होंने एक तरह की कोवेनेंट लगा दी, मतलब टर्म लगा दी। किसके ऊपर बेटा? लैंड के ऊपर। सर इसका क्या मतलब है? बेटा कुछ नहीं, कंडीशन लगा दी, टर्म कंडीशन लगा दी। सर क्या कंडीशन? बेटा लेट्स अज्यूम, अब ये कोवेनेंट कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग एक्स वाई जेड। मैं एग्जांपल में लेता हूं, लेट्स अज्यूम मिस्टर ए जो फार्मर है उन्होंने बोला यार ये जो लैंड है ना, ये मेरा पुश्तैनी लैंड है, मतलब मेरे दादा से मेरे पापा को मिला, मेरे पापा से मेरे को मिला, और हम बहुत मतलब बहुत सेंचुरी से इस लैंड पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही करे जा रहे हैं। मतलब मेरे दादा भी फार्मर थे, उन्होंने ये लैंड पापा को दिया, वो भी फार्मिंग करते थे इसमें, उन्होंने मुझे दिया, मैं भी इस पे फार्मिंग करता था। अब मेरा बेटा तो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है तो वो फार्मिंग करेगा नहीं, तो मैं आपको ये लैंड सेल कराऊं। लेकिन एक कंडीशन है, मैं आपको ये लैंड दे तो रहा हूं, सेल कर रहा हूं, लेकिन इस कंडीशन पे, इस टर्म पे, इस कॉन्वेनेंट पे कि आपको इस लैंड का कोवेनेंट क्या है? कोवेनेंट ये है, कंडीशन ये है कि आपको इस लैंड का यूज करना है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन
ओनली, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन ओनली। सर मतलब, अरे बेटा लैंड की तो एन नंबर ऑफ टाइम्स काम है ना। क्या आप लैंड पे क्रॉप प्रोडक्शन करते हो? यस सर। क्या आप लैंड पे चाहो तो रेजिडेंशियल एरिया बना दो? यस सर, अपना घर बना दो। क्या आप चाहो तो एक अपार्टमेंट बना दो, रेंट पे ले दो। या चाहते हो तो एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, शॉपिंग मॉल बना सकते हो। उस लैंड पे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मतलब आप चाहो तो डेयरी खोल दो भाई, आप मिल्क की प्रोडक्शन कर लो, कुछ बहुत अनलिमिटेड काम है जो आप उस लैंड पे कर सकते हो। लेकिन यहां पे जब ए बी को सेल कर रहा है लैंड, तो उसने एक कोवेनेंट लगा दी उस लैंड पे, कंडीशन, एक टर्म, एक ऑब्लिगेशन लगा दी कि आप ये लैंड परचेज तो कर लो, 1 करोड़ में कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी एग्रीमेंट में कोवेनेंट लगा रहा हूं इस लैंड पे, एक कंडीशन लगा रहा हूं कि आप इस लैंड को यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। मतलब आपको इस पे सिर्फ फार्मिंग ही करनी है, एग्रीकल्चर वाला काम ही करना है। ना आप इस पे इंडस्ट्री बना सकते हो, ना आप इस पे कोई रेजिडेंशियल एरिया बना सकते हो, ना मॉल, ना कुछ आपको। क्योंकि मेरी पूछते नहीं भाई, मेरा वो है इस पे, अगर आपको ये कंडीशन है तो आप खरीद लो, वरना मत खरीदो। क्लियर? ए ने बिल्कुल क्लियर फैक्ट कर दिए। लैंड में आपको सेल करूंगा 1 करोड़ में, लैंड के साथ एक कोवेनेंट अटैच होकर आएगी, एक टर्म, एक कंडीशन अटैच होकर आएगी, और वो कोवेनेंट कुछ भी हो सकती है। हमारे एग्जांपल में उन्होंने बोला कि भैया यूज करोगे ओनली फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। और मजे की बात है, जो बी है वो उस कोवेनेंट पे क्या करता है बेटा? अग्री करता है, थम्स अप कर देता है, लैंड परचेज कर देता है। पहला साल सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन करा बी, पहला साल क्रॉप प्रोडक्शन, 2 साल, 3 साल, 10 साल हो गए बेटा। 10 साल तक बी ने उस लैंड पे सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन ही करा। तो इसका मतलब क्या वो जो कोवेनेंट है वो कहीं से ब्रेक हुई? क्या वो टर्म एंड कंडीशन कहीं से ब्रेक हुई? नहीं सर, उसने टर्म कंडीशन रखी थी, 10 साल तक ये वही करा था। अब ड्यू टू एनी रीजन जो फार्मर है, मतलब ये पर्सन जो पहले ओनर था, उसकी हो जाती है डेथ। 10 साल बाद उसकी हो जाती है डेथ। अब मिस्टर बी के दिमाग में यह आता है कि यार देखो, जब तक ये जिंदा था तब तक तो मैंने इस कोवेनेंट को फुलफिल करा, मतलब प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में, मेन पार्टी से ए और बी। अब मैं अगर इस कोवेनेंट को ब्रेक कर देता हूं, मतलब भाई क्रॉप प्रोडक्शन करनी थी, वो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा था, अब ए की डेथ हो गई। अब बी के दिमाग में यह आया कि यार आफ्टर एज डेथ मैं काम करता हूं, मैं जो कोवेनेंट है, जो कंडीशन है, उसे ब्रेक कर देता हूं। कोवेनेंट को क्या कर देता हूं बेटा? ब्रेक कर देता हूं। मतलब मैं इसमें एक इंडस्ट्री सेटअप करूंगा, उससे प्रॉफिट कमाऊंगा, इंडस्ट्री बना दूंगा, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट आएगा आराम से। मतलब वो इस पर्सन की, मेन पार्टी की डेथ के बाद कोवेनेंट को, कंडीशन को ब्रेक करने की सोच रहा है। तो एक बात बताओ, क्या ये ऐसा कर रहा है? क्या ए इस पे सूट फाइल करेगा? अच्छा सर कैसी बात करूं बेटा? ए ऊपर से थोड़ी आएगा भाई साहब आत्मा बन के, ए ऊपर से थोड़ी आएगा आत्मा बन के कि भैया तू कोवेनेंट कैसे ब्रेक कर रहा है, कोर्ट में सूट फाइल कर देगा। अरे भूतनाथ मूवी थोड़ी चल रही है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। टेक्निकली मेन पार्टीज तो कौन है? ए और बी। अब बी को पता है ए की तो डेथ हो गई, अब मैं कोवेनेंट को ब्रेक करूं या कुछ भी करूं, प्रिविटी ने कहा था कि थर्ड पार्टी कोई केस फाइल नहीं कर सकती। मतलब अगर मुझ पे केस फाइल होगा वो ए करेगा, लेकिन ए की तो डेथ हो गई। तो यहां पे लॉ मेकर को एक चीज समझ आई कि यार ये इसकी डेथ के बाद ये तो केस फाइल कर नहीं सकता, और लैंड पे कोवेनेंट थी, लाइफ टाइम तक की क्रॉप प्रोडक्शन ही करनी है। और मिस्टर बी पहले तो जब तक ये जिंदा था तब तक तो पूरा कोवेनेंट को फुलफिल करा था, और ए की डेथ के बाद कोवेनेंट को ब्रेक करा है। और जैसे ही ये कोवेनेंट को ब्रेक करने वाली बात पता है किसको पता चली? मिस्टर एज सन को। भाई साहब वो तुरंत गए किसके पास? बी के पास, और उन्होंने क्या फाइल कर दिया? सूट। क्वेश्चन इज क्या वो मिस्टर ए का सन सूट फाइल कर सकता है? क्या ये सूट वैलिड होगा? आंसर इज 100% यस। अरे सर, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन नंबर 6 कोवेनेंट ऑन लैंड ये बोलता है कि अगर किसी लैंड की सेल हुई और उस लैंड पे, सिर्फ लैंड की बात करें और किसी चीज की नहीं, उस लैंड पे एक टर्म, एक कंडीशन, एक ऑब्लिगेशन अटैच होकर आई है, दैट इज कोवेनेंट अटैच होकर आई है, और सामने वाला पर्सन ड्यू टू एनी रीजन उस कोवेनेंट को ब्रेक करता है, तो मिस्टर ए अगर जिंदा है तब तो वो लीगल एक्शन लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये डेथ होने के बाद इनका जो लीगल हायरर है,
अगर वो चाहे तो भैया वो भी लीगल एक्शन ले सकता है, जो कि मतलब मिस्टर ए का सन जो है वो तो थर्ड पार्टी है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए और बी के बीच में हुआ है, ये थर्ड पार्टी है। और डॉक्टर ने कहा था थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन लैंड की कोवेनेंट को ब्रेक करेगा तो डिजीज पर्सन का जो सन है उसका लीगल हायर है, वाइफ हो सकती है, डॉटर हो सकती है, कोई भी, वो व्यक्ति सामने वाले पर्सन को सूट फाइल कर सकता है, इवन चाहे ये थर्ड पार्टी क्यों ना हो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोवेनेंट ऑन लैंड। बेटा कोवेनेंट का मतलब समझ आ गया, एग्जांपल मेरे हिसाब से सही से समझ आ गया। लैंड पे कंडीशन लगाई थी, वो कंडीशन आपने ब्रेक कर दी, अगर ये जिंदा है तो ये केस करेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर इसकी डेथ हो गई तो इसकी डेथ के बाद इसका लीगल हायर भी जाके केस कर सकता है कि भैया मेरे फादर ने आपको लैंड दिया था, उस पर कोवेनेंट थे, आपको प्रोडक्शन के लिए करना है, आप अदर देन प्रोडक्शन कैसे यूज कर रहे हो वो आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? एक बार रीड करो जल्दी से, फटाफट रीड करो बेटा। करेक्ट, द पर्सन who purchases land with notice that the owner of land is bound by certain duties। भाई जो ओनर ऑफ लैंड है, जो भी लैंड का ओनर बनेगा उसके पास कुछ ड्यूटीज आ जाएगी, कुछ कोवेनेंट लगी है ना, तो जो भी ओनर बनेगा, कोवेनेंट क्या थी, उसे भैया क्रॉप प्रोडक्शन ही करनी है। क्या है? द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग लैंड, द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड may be enforced by the legal hirer या सक्सेसर बोलो ऑफ द सेलर। तो सेलर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसका लीगल हायरर भी उस कोवेनेंट के लिए एनफोर्समेंट में केस डाल सकता है, अगर आप उस कोवेनेंट को ब्रेक करते हो तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था ये क्लियर हो गया, एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्लियर हो गए। हमारा कंसिडरेशन चैप्टर आज होता है प्रॉपर वे में मॉड्यूल के हिसाब से समाप्त। अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे होंगे, सबसे पहले मैंने कंसिडरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, मीनिंग। सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कंसिडरेशन के वैलिड रूल्स क्या, मतलब अगर आपको एक वैलिड कंसिडरेशन बनानी है तो उसके रूल्स क्या है। नंबर 3 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विद एक्सेप्शन बताए थे। और नंबर 4 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके भी 6 एक्सेप्शन मैंने आपको आज की क्लास में बता दिए। अगर मैं रिकॉल करवाऊं बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा था कि भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो मेन पार्टीज है वही आपस में केस फाइल करेंगी, थर्ड पार्टी ना मेन पार्टी को केस फाइल करेगी, ना ही मेन पार्टी किसी थर्ड पार्टी को केस फाइल करेंगी। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब एक्सेप्शन वाले केस में इवन एक थर्ड पार्टी भी मेन पार्टी पे केस फाइल कर सकती है, या मेन पार्टी थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। नंबर 1 इन केस ऑफ ट्रस्ट, जहां पे बेनिफिशियरी ट्रस्टी को केस फाइल कर सकता है अगर बेनिफिट नहीं मिले। नंबर 2 इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 इन केस ऑफ असाइनमेंट, मैंने बताया था 2 टर्म होती है बेटा, एक होता है असाइनमेंट, एक होता है सक्सेशन। अगर आप बेनिफिट या राइट ट्रांसफर करो विदाउट एनी लाइबिलिटी, असाइनमेंट। अगर आप बेनिफिट एंड राइट ट्रांसफर करो अलोंग विद द लाइबिलिटी के साथ, तो दैट इज सक्सेसर। अगर मैं बात करूं असाइनमेंट में, तो हमने देखा था बेटा जब आप असाइनमेंट में कोई बंदा किसी को राइट देता है तो वो हो गया असाइनर, जिसको दिए असाइनी या नॉमिनी, तो वो असाइनी जो है वो ऑब्लिगो के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। नंबर 4 हो गया बेटा आपका जब आप स्टॉपल या एक्नॉलेजमेंट करेंगे। और नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। और लास्ट पॉइंट नंबर 6 मैंने आपको बताया कोवेनेंट ऑन लैंड के केस में अगर आप उस कोवेनेंट को, उस टर्म, उस ऑब्लिगेशन को ब्रेक करोगे तो सेलर का जो लीगल हायरर है वो भी एक्शन ले सकता है। सेलर तो लेगा ही लेगा, साथ में उसका लीगल हायरर भी एक्शन ले सकता है अगर आप कोवेनेंट को क्या करोगे, ब्रेक। कोवेनेंट का मतलब ड्यूटी बोलो, टर्म, कंडीशन, ऑब्लिगेशन, एनीथिंग। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप प्लीज मेरे को बताएंगे, कमेंट कर दीजिए या जैसे भी है, और हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको। इसी के साथ कंसिडरेशन होता है बिल्कुल साफ बेटा। अगले लेक्चर में हम बहुत प्यारा टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज फ्री कंसेंट। आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही फ्री कंसेंट। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।